हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सबको सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 273। इस एपिसोड में फाइनली ये सिटी वाला मामला खत्म हो रहा होगा और जियान की आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी। लेकिन उससे पहले हम चलो थोड़ी सी तबाही को देख लेते हैं। वेल, पिछले एपिसोड का एंड तब हुआ था जब उस प्रोटेक्टर यिन को खत्म करने के बाद जियान होली फ्लेम स्पेस से बाहर आ गया होता है। अब आगे ये सीन तब का था जब यू सेक्ट और क्यूजाई के बीच में होने वाली फाइट अचानक से एक जगह पे थम गई थी। लोग एकदम स्पीचलेस थे। वो भरोसा नहीं कर पाते कि वो क्या विटनेस कर रहे हैं। एक बच्चा जिसकी स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियान की है, वो चाहे कितना भी अब नॉर्मल हो, लेकिन उसके लिए एक परफेक्शन लेवल के 3 स्टार दोशियान को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। फाइनली इस शांति को तोड़ने वाले सबसे पहले होते रेन कर्टन। बेसिकली यूमू को रेन कर्टन बोला जाता है अंग्रेजी में। यूसेक की ग्रेट हेड यूमू चिल्ला के बोलते हैं, जियान दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। उनके चेहरे से भी कुछ छिप नहीं रही थी, लेकिन ऐसी बात नहीं होती कि उनके दिल में डाउट्स नहीं थे। लेकिन ग्रेट एडल की इंस्टिंक्ट्स उन्हें कह रही थी कि वो प्रोटेक्टर यिन अब खत्म हो चुका है। यूटियानो तुरंत ही पूछते हैं उस प्रोटेक्टर यिन के बारे में क्या। उनके दिमाग में भी सेम आइडिया था। जन एक फ्लैट आवाज में सबके दिमाग के विचारों को कंफर्म करते हुए बोलता है, मैंने उसे एक्सीडेंटली खत्म कर दिया है। उसकी बोलने की टोन बहुत कैजुअल थी। बस इसी पल के यूजाई की ग्रेट एडल यीशुआंग के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए थे। तब तक उस येकू का एक्सप्रेशन ही एकदम डिसबिलीफ से भरा होता है, खासकर जब वो ग्रेट एडल के ऐसे एक्सप्रेशन को देखता है। वो गुर्रा के बोलते है, बोलो। वो बुड्ढा यूशुआन लड़खड़ाती आवाज में कहता है, वो सोल कार्ड जिसे प्रोटेक्टर यिन ने हमें दिया था वो कम्प्लीटली शैटर हो गया है। ये शब्द यूगो के लिए एकदम थंडर जैसे थे। वो शॉक्ड आवाज में कहता है, क्या? हालांकि चीजों को देखते हुए शक उसे भी हो गया था, लेकिन अब सच जान के उसका दिमाग घूम गया होता है। एक्चुअली जब पहले स्पेस फॉर्मेशन तोड़ी गई थी, तब न जाने कहां से प्रोटेक्टर यिन अपीयर होके उस एनर्जी का फायदा उठाता है। बदले में उसने क्यूजाई के लोगों को एक सोल कार्ड दिया था। ये वो टोकन था जिससे उस प्रोटेक्टर यिन को बुलाया जा सकता था, लेकिन इससे एक दूसरा फीचर भी होता है। इससे प्रोटेक्टर यिन की जिंदगी और मौत के बारे में पता लग सकता था। अब क्योंकि पूरी तरह से टूट चुका है, पूरे मामले में कोई डाउट नहीं हो जाता। कुछ पलों तक शॉक में रहते हुए अचानक से यूको आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके एक्सप्रेशन हो जाते एकदम पागलपन से भरे। बिना हेजिटेशन की वूश की साउंड के साथ वो जियान की तरफ शूट हो गया था। सुनाई दी थी उसकी धाड़ की आवाज। वो कहते, यू लिटिल बीस्ट, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हालांकि उसने प्रोटेक्टर यिन को हरा दिया था, लेकिन इसमें होली फ्लेम स्पेस का बहुत बड़ा किरदार होता है। और अब ओपन एरिया में वो इस तरीके से अपने हिडन ट्रम्प कार्ड्स को कैसे शो कर सकता था। अच्छी बात है कि इससे पहले जियान कोई एक्शन ले पाता। बैंग 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 की आवाजों के साथ यू टानियो और यानिया, जो कि उसके बगल में खड़े होते हैं, अचानक से ये लोग अपनी ऑरी को रप्ट कर देते हैं। वो टेरिफाइंग फोर्स ब्लास्ट होती यूको की तरफ। यू टानियो हंस के बोलती, यंग फ्रेंड जियान, तुम सच में हमारी यूस के लिए बहुत बड़े ट्रेजर हो। जियान के ऊपर पूरी तरह से फोकस होने की वजह से यूको यानिया और यू टानियो के अटैक को इग्नोर करता है। इस वजह से अगली पल पफ की साउंड के साथ उसके मुंह से खून बाहर आता है और उसका ऑरा कमजोर हो गया था। ये देख के क्यूजाई का ग्रेट एडल यीशुआंग तुरंत ही यूको के बगल में बोलते, लॉर्ड ज़ाई, हमें रिट्रीट करना होगा। एक ही फ्लैश में वो तीनों लोग स्पेशल एनर्जी से गायब हो जाते हैं। यू टानियो भी अपनी हाथ को उठा के बोलते, इनका पीछा मत करो, हमारे अटैक से यूको पहले से ग्रेवली इंजर्ड हो चुका है। इस बार क्यूजाई अपनी जंजालों में फंस चुका है और इसकी कीमत उन्हें भुगतनी होगी। वो जियान की तरफ मुड़ के बोलते, लिटिल फ्रेंड, चलो पहले यहाँ से चला जाए। जियान भी नॉट करता है और ये सब भी फॉर्मेशन स्पेस से बाहर जाने लगे थे। लेकिन इस जर्नी के दौरान यू स्टार्ट के सारे लोग उसे इस तरीके से देखते हैं जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। इस दुनिया में स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करी जाती थी, रिगार्डलेस जियान ने कैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया हो। ये फैक्ट था कि उसने एक परफेक्शन लेवल के 3 स्टार दोशान को खत्म कर दिया है। आखिर लोग उसे ऐसे क्यों नहीं देखते। सीन यू सेक के बैकयार्ड का दिखाया गया था, जहाँ पे एक बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर उस फॉर्मेशन का एंट्रेंस और एग्जिट होता है। तभी यू रनन और यूवे दोनों ही काफी नर्वसली सबका इंतजार कर रहे थे। यूवे कहती, आइया डैडी और बाकी लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए, अब 2 महीने हो चुके हैं। वो कहते, यहाँ पे इतनी सारी स्पेशल फोर्स है, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। तभी इन दोनों बहनों में से यू रन हल्का सा आगे झुक के बोलती है, वेयर, तुम इतनी एंग्शियस क्यों हो रही हो, क्या कोई तुम्हारी आंखों में आ चुका है? ये सुन के यूवे तुरंत अपना मुंह फुला के बोलती, सिस्टर आप ऐसे बकवास कैसे कर सकती हो, मैं बस डैडी और ग्रेट एडलर के बारे में चिंतित हूँ। आखिरकार स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को रिपेयर करना ये हमारी फैमिली की इकोनॉमिक लाइफलाइन और रेपुटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी पर निर्भर करेगा कि क्या हम उस डोंगजू कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सुन के यू रनन अपने सिर को हिला के बोलती है, जानने दो, तुमसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। वो अच्छे से समझ पा रही थी कि उसकी बहन के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर यूवे चारों तरफ ऐसे देखती है जैसे कोई उसकी
उसकी बात न सुन रहा हूँ। वो एक हल्की आवाज में कहती, सिस्टर आपको कैसा लगता है कि वो जियान कैसा इंसान है और वो इतना पावरफुल कैसे है? यूरेनन को सोच के बोलती, जो जानकारी मुझे हासिल हुई है उनके हिसाब से ये घोस्ट किंग सिटी की चिंग फैमिली का एक गेस्ट एल्डर रहा है। ऑनेस्टली मैं फील कर पा रही हूँ कि अगर मैं भी उसे फाइट करती तो मेरे जीतने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। घोस्ट वर्ल्ड में सबके पास अपनी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि जब तक किसी की पहचान साफ नहीं होती कोई भी अच्छी फोर्स उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगी। अच्छी बात है कि भले जियान को पता ना हो, चिंग क्लैन के पेट्रियार्क उसकी आइडेंटिटी को काफी अच्छे से संभाल के रख रहे थे, जैसे कोई उसके ऊपर सवाल न उठा सके। खैर यहाँ पे कुछ और देर तक बातें होती हैं, तभी बैम्बू फॉरेस्ट का स्पेस हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था। ये थी बज की आवाजें। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके युवी की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहती है, देखो डैडी वापस आ गए। किसी के अपीयर होने से पहले यहाँ पे यूटेरियन के हंसने की आवाज गूंजती है। वो हा हा करके बोलते हैं, यंग फ्रेंड जियान, इस जर्नी में हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। जियान स्माइल के साथ बोलते हैं, सेक्ट मास्टर आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरा फर्ज था। फाइनली स्पेस पोर्टल का वो सिल्वरी गेट खुलता है और इसमें से एक के बाद एक यूसेक के लोग बाहर आने लगते हैं। हालांकि ये सेफ थे, लेकिन इनकी और ही काफी कमजोर हो चुके थे। जियान और यानिया के शरीर में भी कई चोटों के निशान देखे जा सकते थे। युवी भाग के तुरंत यूटेरियन की आर्म को हक कर लेती है। उन्हें एंग्शियसली आगे खींचती हुई बोलती है, डैडी आपको क्या हो गया? वहीं पे लगता है यान रन ने पूरी सच्चाई को कहीं ना कहीं गैस कर लिया था। वो पूछती, फादर क्या ये सब केयूजाई का किया कराया है? यूटेरियन सबसे पहले सिटी लॉर्ड यानिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहते हैं, हमारा स्पेस फॉर्मेशन को सही कर पाना ये सिटी लॉर्ड यानिया और यंग फ्रेंड जियान की वजह से हो पाया है। हमारी यूस एक्ट में इन्हें हाईएस्ट ऑनर के साथ ट्रीट किया जाएगा और इन्हें वही आराम करने के लिए लेके जाओ। यानिया भी नोट करके बोलते, हाँ हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं सेक्ट मास्टर यू को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जियान भी स्माइल के साथ बोलता है, मैं भी कुछ दिनों का आराम करना चाहूंगा। जैसे ही फॉर्मेशन स्टेबलाइज होती है मुझे डोंगजोर निकलना होगा। यूटियानु हंस के बोलते है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। वो एक ही पाई होते हैं, तभी युवे फटाक से जियान के बगल में अपीयर होके उसे आराम करने के लिए लेके जाती है। भले ये लोग यहाँ पे आराम कर पा रहे हो, लेकिन आज ये सिटी के लिए बिल्कुल आराम की रात नहीं थी। शहर में बढ़ती हुई टेंशन को सब फील कर पाते हैं और ये बिल्कुल अच्छे साइंस नहीं थे। युवे और यानिया के जाने के बाद अब यहाँ बस यूसेक के कोर मेंबर्स ही रह जाते हैं। यूरेन थोड़ा हेजिटेट करने के बाद बोलती, फादर क्या ये जियान किसी पावरफुल क्लैन का यंग मास्टर है जिसे एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए भेजा गया है? यूटियानु सीरियस आवाज में बोलते हैं, इसे याद रखना, अगर हम उससे दोस्ती भी नहीं कर पाते हैं तो तुम्हें उसका कभी दुश्मन नहीं बनना है। आफ्टर ऑल एक पीक 3 स्टार दोशियान भी उसके हाथों से अपनी जान गंवा चुका है। जब ये शब्द गए थे यूरेनन के कानों में, उसका दिल एकदम ट्रेम्बल हो गया था। वो शौक से भरी आवाज में कहती है, क्या इवन वो जो कि अपनी ऊपर काफी गर्व महसूस करती थी वो भी कभी 3 स्टार दोशियान से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती है? और वहीं पे उसके फादर के हिसाब से जियान एक्चुअली में से ऊपर के लेवल के एक्सपर्ट को खत्म किया है। ग्रेट एल्डर यूमो भी साय करके बोलते, लगता है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। खैर नौजवानों में से हीरोज का राइज होना, इससे मुझे अचंभित नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज एकदम सेटिस्फेक्शन से भरी होती है। आखिरकार यूको को पहले से ही सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया है और वो प्रोटेक्टर यिन जो कि केयूजाई की हेल्प कर रहा था, जियान उसे क्रश कर चुका है। लगता है इस बार सच में ये चैंग से केयूजाई को जड़ से उखाड़ा जा सकता है और लगता है वो सही सोच रहे थे। अभी यूटानी ने कोल्ड आवाज में कहते हैं, एल्डर सेक्ट के सारे एक्सपर्ट्स को बुलाओ, आज रात हम केयूजाई को खून से रंग देंगे। जब बात होती रूथलेसनेस की तो यूटानी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थे। उन्हें अभी गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना आता था। ग्रेट एल्डर अपने सिर को झुका के इस ऑर्डर को मानने के लिए चले जाते हैं। क्लियरली इस पॉइंट से ई सिटी का बस एक ही ओवरलॉर्ड होगा और वो है यू सेक्ट। तभी यूटानी अपनी बेटी की तरफ मुड़ के बोलते हैं, रेनेन तुम भी आओ। भले यूवे के पास थोड़ी स्किल्स हो, लेकिन वो अभी तुम्हारी लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें युद्ध के मैदान का थोड़ा स्वाद चखना चाहिए। ये सुन के यू रेन हल्का सा नोट करती है, लेकिन कंफ्यूज वो भी थी। इससे पहले उसके फादर ने कभी उसे इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व नहीं होने दिया गया, लेकिन अब अचानक से चीजें कैसे बदल गई हैं। खैर चाहे कुछ भी हो, ये उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वहीं पे यूवे जो कि जियान को आराम करने के लिए ले गई थी, जाते जाते उस लड़की का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस करता है। जियान एकदम स्पीचलेस था। लगता है वो चाहे कहीं भी चला जाए उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स जियान किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिखाता है। भले यहाँ पे जुन्नर और मेड्यूसा मौजूद ना हो, लेकिन म्यूइंग उसके साथ थी। जैसे म्यूइंग ने खुद को सैक्रिफाइस करके उसके दिल में बदल दिया था। वो पता है जब भी और फीमेल्स उसके चारों तरफ इंटीमेट बिहेवियर दिखाया करती थी, उसके दिल में से एक पैना दर्द उठता था। शायद ये म्यूइंग के जेलसी की वजह से था। वो उसे चेतावनी दे रही थी। फाइनली अपने कमरे तक पहुंचने के बाद जियान अब और किसी चीज की चिंता नहीं करता। वो चुपचाप से मेडिटेशन में बैठ गया था। उस प्रोटेक्टर यू से फाइट करना उसके लिए बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा था और अब समय था उस एक्सपीरियंस को अच्छे से अपनी
अपने दिमाग में बिठाने का। जहाँ तक बात रही केयूजाई के इशू की, वो इसकी क्यों ही चिंता करेगा। ये प्रोटेक्टर मर चुका है और येकू काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। इनके पास अब खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं है। सीन थोड़ा चेंज हुआ था। ये सिटी जो कि कई सौ किलोमीटर तक फैली हुई थी, इसमें केयूजाई के हेडक्वार्टर्स बिल्कुल किनारे पे होते हैं। आज की रात जब जमीन को डार्कनेस ढक लेती है, केयूजाई के हॉल के अंदर एक सीनियर एल्डर बोलते हैं, लॉर्ड जाए आप ठीक हो? युगो की आंखें दूर तक देखती है। वो कहता है इस बार हम हार गए। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब से जियान अपीयर हुआ, ऐसा लगता है किंग ऑफ हेल की आंखें उसके ऊपर जम गई हों। वो हर जगह पे फेल होने लगा। ग्रेट एल्डर यू शुआंग बोलता है, लॉर्ड जाए मुझे लगता है हमारा ऑप्शन अब बस एक डेस्परेट बैटल रह गई है। उसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। केयूजाई के लोग भी कायर नहीं होते। अब वी यंचिंग, यी शुआंग और यूको की आंखें एक दूसरे से बात कर रही होती है। तभी कोई और खड़े होकर बोलता है, नहीं, लॉर्ड जाई को गहरी चोटें आई है और यू सेक्ट के अंदर अभी यानिया मौजूद है। अगर हम फाइट करते हैं तो हम ओरवेल में हो जाएंगे। एक और बंदा हैवी आवाज में बोलता है, मैं बस शांति की उम्मीद करता हूँ। ये था केयूजाई का सेकंड एल्डर, जिसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 स्टार की मिड स्टेज तक थी। यूको हल्की आवाज में कहता है, इतने सालों से हम उनके लिए लगातार परेशानियां खड़ी करते आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें मौका देंगे? वो क्या ही पाया होता है। तभी केयूजाई के हेडक्वार्टर्स के ऊपर का आसमान एक भयानक एनर्जी से घेर लिया जाता है। हॉल के बाहर से लोगों की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो थर्ड एल्डर यिएनचिंग साई करके बोलता है, लगता है अब जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता है। जिस मोमेंट में प्रोटेक्टर यिन खत्म हुआ था, इन लोगों को कहीं न कहीं इस मंजर का एहसास हो गया था। आसमान में गूंजती कोल्ड आवाज कहती, ओल्ड युगु बाहर आ, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। युगु खड़े होकर अपना लास्ट ऑर्डर देता है। वो कहता है, जब समय आए तो ध्यान रखना हमारी ब्लड लाइन सर्वाइव करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जियोगे बदला लेने का मौका जरूर आएगा। फिर अनएक्सपेक्टेडली वो केयूजाई के लीड्स को छोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में उठ जाता है और एल्डर्स अपने चेहरों पे हैवी एक्सप्रेशंस को लेकर नोट करते हैं। ये भी आसमान में उठने लगे थे। आज यू सेक्ट यहाँ पे अपने 5 3 स्टार 2 चांस को लेके आया था। वहीं पे केयूजाई के पास बस 4 होते हैं। इनमें से भी एक युगु सीरियसली इंजर्ड था। युद्ध का परिणाम क्या होगा ये बहुत हद तक क्लियर था। ऊपर अपीयर होके केयूजाई का सेकंड एल्डर बोलते, सेक्ट मास्टर यू, इतनी रात को आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ? यू टर्नी हल्की आवाज में कहते हैं, मुझे लगता है इस सवाल को तुम्हें अपने मास्टर से पूछना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर को कुछ अजीब सा नोटिस होता है। वो पीछे मुड़ के बोलते हैं, लॉर्ड साई कहाँ पे गए? अभी यूको, येशुआंग और येनचिंग भी यहाँ से गायब हो चुके थे। यू टर्नी की कोल्ड आवाज पूरे आसमान में फैलती है। वो कहते हैं, जो हथियार डालेंगे वो जिंदा बच जाएंगे, वहीं पे विरोध करने वालों को खत्म कर दो। ये कहते हैं उनका फिगर भी गायब हो जाता है। सरप्राइजिंगली वो गए होते उसी रास्ते पे जहाँ से वो येकू भाग रहा था। लगता है पिछले इन सालों में यूसेक ने केयूजाई के सारे आने जाने के रास्तों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया था। सीन दिखाया जाता है हमें एक अंधकार से भरी टनल का। इसमें येकू अपने बेटे यीशेंग को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। यीशेंग एंशियस आवाज में बोलता है, फादर हम कहाँ जा रहे हैं? उसे अपने फादर की ऐसी डेस्परेट सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। येकू हल्की आवाज में है करके बोलता है, ओल्ड मैन टियानियू, तो ये मत सोच कि मेरे केयूजाई के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ, मुझे राइज होने से कोई नहीं रोक पाएगा और तब तुम सबको मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। येकू, येशुआंग और यिएनचिंग ये तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे थे। वहीं पे जहाँ तक बात रही पीछे रह गए एल्डर्स की, जो कि इससे पहले अक्सर यूसेक से लड़ा करते थे, वो चुपचाप से शांति का रास्ता चुनते हैं। ये हथियार डाल देते हैं। येकू के इशारे से इस डार्क टनल का एक और रास्ता खुलता है। वो सीधा इसमें घुस जाता है। लेकिन जब ये शेंग को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तब एक हाथ उसके कंधे को पकड़ के आगे भेज देता है। सुनाई देती यूकू की आवाज। वो आवाज कहती है, शेंगर जाओ। इस मोमेंट में यूकू आगे नहीं बढ़ता। लगता है वो किसी का इंतजार कर रहा था। और कुछ समय के बाद एक जानी पहचानी आवाज यहाँ पे गूंजती है। आवाज कहती, ओल्ड मैन क्यों, हम फिर से मिल रहे हैं। यूकू गुर्रा के बोलते, यू टियान्यू। तब इसकी आवाज एकदम डल हो जाती है, क्योंकि इस समय येनचिंग और यीशुआंग मोटी मोटी एनर्जी की चेन से जकड़ के यहाँ पे कैप्चर होकर लाए जा चुके थे। यूकू कड़वाहट से भरी आवाज में कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा माइटी केयूजाई आज तुम्हारे हाथों से ऐसे तबाह होगा। इतना बोलते बोलते उसका शरीर जगह जगह से खतरनाक एनर्जी की वजह से चमकना शुरू हो जाता है। ये देखिए यू टियानी कोल्ड आवाज में कहते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लेकिन तुम्हें मौका कैसे मिल सकता है? फिर एक ग्रक की आवाज के साथ उनका पंच सीधा यूकू के सीने से टकराता है, जैसे उसकी एनर्जी कोलैप्स हो गई थी। यू टियानी अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, जाओ इसे कारागार में ले जाओ। बस इसी के साथ केयूजाई पूरी तरह से ढह गया था। प्रोटेक्टर यिन के साथ होने वाली बैटल जियान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वापस लौटने के बाद जियान अपनी बैटल्स की समझ को एक लेवल ऊपर पाता है। लगभग वक्त 10 दिन निकल गए थे। इन 10 दिनों के दौरान ये सिटी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो चुके थे। इनमें पहला ये था कि यूसेक्ट ऑफिशियली टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ओपन करने वाला था, और क्योंकि फॉर्मेशन
कंपटीशन सीधा डोंगजो से जोड़ती है। यहाँ पे आने वाले लोगों के नंबर्स खतरनाक तरीके से बढ़ते हैं, जिससे आते हैं भयानक प्रॉफिट्स और यूसैक को ट्रेमेंडस प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। सब बहुत बिजी रह रहे थे, साथ में केयूजाई के मामले से अच्छे से डील किया जाता है। वो केयूजाई के सारे सीनियर मेंबर्स जो कि बारी फोर्सेस के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को खराब करने में शामिल थे और जो अंडरहैंडेड एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, इन सभी रिंग लीडर्स को खुलेआम चौराहे पे खड़ा करके सर कलम कर दिया जाता है। बाकी के केयूजाई के एक्सपर्ट्स ने इतने बड़े क्राइम्स नहीं करे थे, इसलिए चुपचाप से सिटी से बाहर चले जाते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि हालांकि यूसैक ने उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन सेक्ट का पूरी तरीके से उनके ऊपर भरोसा करना ये भी इम्पॉसिबल है। ये अच्छा होगा कि उनके रडार से दूर चले जाए। बस इन सभी कारणों को मिला के ये सिटी बस एक सेक्ट के अंदर होती है, वो होता है यूसैक्ट। यूसैक्ट एक शांति से पवेलियन के अंदर यूवे कंप्लेन करती है, बोलती है वो अभी तक जियान वापस क्यों नहीं आया। वो इतना बड़ा हो गया तब भी उसे औरतों की तरह बर्ताव करना पसंद है। डोंगजो टूर्नामेंट के शुरू होने में अभी बस 2 महीने का समय रह गया है। वहीं पे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ट्रैवल करने में भी 1 महीने का समय लगेगा, जो कि किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। जब यूवे को अपनी सिस्टर से मालूम पड़ा था कि जियान ने अपनी अर्ली 2 स्टार स्टेज की स्ट्रैंड के साथ एक 3 स्टार दोशान के एक्सपर्ट को भी मार डाला था, जो कि केयूजाई के साथ मिला होता है, तो ये सब जान की यूवे एकदम स्पीचलेस हो जाती है। ऐसी स्ट्रैंड सिंपली ओवरवेलमिंग कही जाएगी। उसकी टेबल के जस्ट सामने बैठी यूरेनन हंस के बोलती है, वेयर पेशेंट रहो, हमारे शहर में सब कुछ हैंडल किया गया है। जैसे ही जियान रिट्रीट से बाहर आता है, हम तुरंत ही डोंगजो जाने वाले हैं। वो भी जानती थी कि डोंगजो टूर्नामेंट की ट्रिप उसकी और उसकी सिस्टर के लिए काफी बड़ा एक्सपीरियंस रहने वाला है। डोंगजो में दुनिया भर के सारे टैलेंट्स इकट्ठे होते हैं। उसकी पीक 2 स्टार दोशियन की स्टैंड के साथ भी ये जर्नी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। दोनों लड़के नॉड करके एक दूसरे से खुद से बात करने लगती हैं। जरा दिखाया जाता है जियान के रूम का। वो हफ करके बोलता है, उन 3.5 होली फ्लेम्स को मिलाने में लगता है मुझे और स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, लेकिन चलो ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। अब मैं अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियन की पूरी मास्टरी कर चुका हूँ, मेरी स्ट्रेंथ और आगे बढ़ चुकी है। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसके मास्टर सोलिटर लॉर्ड उस डेस्परेट बैटल में उसकी हेल्प करने नहीं आते तो काम उसका भी तमाम हो सकता था। तभी सोलिटर लॉर्ड भी जियान के सामने अपीयर होकर स्माइल के साथ बोलते हैं, क्योंकि अब तुम तैयार हो तो चलो चला जाए, तुम्हारे लिए ट्रेन और भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए डोंगजो कंपटीशन अच्छी स्टेज होगी। फिर डोंगजो के बाद आता है 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन। मुझे लगता है जब तुम गोस्ट रियम से वापस लौटोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। उस पल तुम शाओ क्लैन के सीक्रेट्स को जानने के लिए तैयार हो गए। ये सुन के जियान नॉड करता है। उस जॉन सेंटियन की आखिरी बैटल के साथ जियान को न चाहते हुए भी गोस्ट रियम मानना पड़ा, क्योंकि बात उसकी जान पे बनाई थी। जब वो वापस लौटेगा तो जॉन सेंटियन जाके अपनी भाइयों बहनों के साथ दिल की बातें जरूर करना चाहेगा। अपनी चीजों को वापस स्टोरी रंग में रखने के बाद वो खड़े होकर दरवाजा खोलता है। इससे पहले वो अपना पहला कदम बढ़ा पाता, एक जाना पहचाना फिगर उसके सामने अपीयर होता है। ये यूसैक के ग्रेट एल्डर यूमू थे। वो बोलते हैं, लॉर्ड जियान आई होप आप सही हो। केयूजाई जब से डिस्ट्रॉय हुआ था यू टान यू ने ग्रेट एल्डर को जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला होता है, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो सके। आफ्टर ऑल एक व्यक्ति जो एक पीक 3 स्टार दोशियान को भी खत्म कर सके वो ऑर्डिनरी कैसे होगा। और अगर ऐसे एग्जिस्टेंस को इस सिटी के अंदर कोई नुकसान पहुंचता है तो हो सकता है उसके पीछे की सपोर्टिंग पावर इस सिटी पे अपना गुस्सा उतार के यहाँ कत्लेआम मचा दे। जियान हल्के से नोट करके बोलता है, एल्डर। ग्रेट एल्डर यूमा हंस के बोलते, हाँ लॉर्ड जियान आपको सही देके मुझे भी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप अपनी रिट्रीट को कंप्लीट कर चुके हो। तो चलो डोंगजो के लिए जल्दी से निकलते हैं। सेक्ट मास्टर और दोनों यंग मिसेस आपका पहले से इंतजार कर रहे हैं। जियान ठीक है बोल के तुरंत ही उनके पीछे जाने लगा था। ये दशा थी यूसैक की मीटिंग हॉल की। जियान को हॉल में एंटर करते हुए देख यू टान यू तुरंत ही अपनी हेड सीट से खड़े होके बोलते, ही लिटिल फ्रेंड जियान, तुम्हारा ऑरा क्लियरली पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जियान कहते हैं, मैं बस लकी रहा हूँ। यू टान यू स्माइल के साथ कुछ सिल्वरी जेड बोटल्स को जियान को देते हैं। वो कहते हैं, डोंगजो कॉम्पिटिशन में प्रोडिजीज यानी कि सुपर टैलेंट्स की कमी नहीं होगी। इसमें मेरी दोनों बेटियां भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इवेंट के दौरान तुम उनका ध्यान रखोगे। जब जियान उन आइटम्स को देखता है वो पाता है कि इनमें से कोई भी उसके लिए यूजफुल नहीं है। वो कहते हैं, सेक्ट मास्टर यू इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नेचुरली दोनों का ध्यान रखूंगा। यू रनन भी आगे आके बोलती है, अगर ऐसी बात है तो चलो चले। फिर यू टान यू, ग्रेट एल्डर, यू रनन, यूवे और कुछ एल्डर्स उस सिल्वरी गेट की तरफ जाने लगे थे, जिसमें से जियान की टोली पिछली बार उस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए एंटर हुई थी। जियान पूछता है, यहाँ पे फिर से? यू रनन एक्सप्लेन करती है, ये जगह बस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्टली एंटर भी हो सकते हैं, क्योंकि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हाल ही में रिएक्टिवेट हुई है। बाहर कुछ ज्यादा ही लोग हैं, इसलिए फालतू की परेशानियों से बचने के लिए हम सीधा इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो अपनी छोटी बहन से बोलती, यूवे ने तुरंत ही नोट करके अपने हाथ को उठाया था। फिर होता एक सिल्वरी स्क्रोल, जिस पर स्क्रोल अपीयर
हुआ था। इसमें से एक इंटेंस स्पेशल रिपल फैलती है जिसने जियान की आंखें भी नैरो कर दी थी। सबसे पहले आगे बढ़ने वाली यूरेनियन थी, उसके पीछे बाकी के 2 लोग जाते हैं। बस नेक्स्ट मोमेंट में तीनों अपीयर होते हैं स्पेशल फॉर्मेशन चेम्बर में। यहाँ अपीयर होते यूवे के हाथ का वो सिल्वरी स्क्रोल एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी में बदल जाता है। ये फर 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 की आवाजों के साथ खुलने लगा था। फाइनली तीनों के सामने एक 100 मीटर बड़ा मैसिव सिल्वरी स्ट्रक्चर अपीयर होता है। इसने जियान को भी एस्टोनिश कर दिया था। यूरेनियन बताती ये है स्पेस फायरिंग शिप। इसकी हेल्प से हम स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चैनल के अंदर कई अनजानी खतरों को अवॉइड कर पाएंगे और इसकी स्पीड भी काफी तेज है जिससे हमारा खूब समय बचने वाला है। अंदर ही अंदर जियान शॉक हो जाता है। इस बड़े से जहाज में कई सारे कमरे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कई 100 लोग रह सकते थे, लेकिन इस मोमेंट में ये चीज बस यूरेनियन, यूवे और जियान के लिए इस्तेमाल करी जा रही थी। अब इसे लग्जरी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। वो सिल्वरी लाइट सीधा स्पेसशिप के अंदर चली जाती है जिससे उसके कंट्रोल एक्टिवेट होने लगे थे। यूरेनियन आगे इशारा करके बोलती लॉर्ड जियान प्लीज। एक नॉड के साथ जियान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। एक के बाद एक तीनों स्पेशल वेसल के ऊपर चले जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है इनकी डोंगजो की जर्नी की। हालांकि जियान सेंस कर पा रहा था कि उसकी घोस्ट वर्ल्ड की ट्रिप बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली, लेकिन और भी शानदार स्टैंड को हासिल करने के लिए उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार होता है। खासकर इस डोंगजो कंपटीशन को जीतने का उसके पास सबसे बड़ा रीजन था। वर्ल्ड में एक पैनी सी आवाज गूंजती है और स्पेस शिप अपनी स्पीड को पकड़ लेता है। जब से जियान की टोली स्पेस शिप के ऊपर गए थे, इस पूरे शिप को एक सिल्वरी लाइट की लेयर ने ढक लिया था। इस एनर्जी की परत की वजह से वर्ल्ड के अंदर की वो ऑपरेसिव फोर्स इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। जियान स्पेस शिप की ऐसी क्षमताओं को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अभी वो टेबल के सामने चुपचाप से बैठा था। उसकी नजरें सिल्वरी ग्लो और वर्ल्ड को देख रही थी और जियान के थॉट्स जाने कहाँ घूम रहे होते हैं। ये करीब आधे घंटे तक चलता रहता है। फाइनली इस डेक पे अपीयर होती ग्रेसफुल फिगर वो चुपचाप से जियान को डिस्टर्ब न करते हुए खड़ी हो गई थी। फाइनली जब जियान रिकवर होता है वो पाता ये यूरेन थी। इसने भी एक ब्लू स्कर्ट पहन रखी होती है। खासकर उसकी बॉडी के वो कर्व्स इस हल्की सी रोशनी में काफी अच्छे उभर के आ रहे थे। यूरेन जियान के सामने बैठते हुए हल्की स्माइल के साथ बोलती है काफी लेट हो चुका है, तुम आराम करने क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जियान अपने सर को हिला के बोलता है कुछ नहीं। ऑल्दो उसकी स्ट्रेंथ काफी पावरफुल हो गई थी, लेकिन तभी वो कई भारी इश्यूज की वजह से प्रेशराइज फील कर रहा था। खासकर म्यूइंग का रिजरेक्शन और सोलोटेल लॉर्ड की रिकवरी। फिर उसे शाओ क्लैन के उस गार्डियन से 100 साल वाला पैक्ट भी पूरा करना था और तो और अभी वो जूनर से भी नहीं मिला होता। यान फील कर पाता कि बहुत जल्दी उसे शाओ क्लैन के ब्लड लाइन से रिलेटेड सीक्रेट्स मालूम पड़ना शुरू होने वाले हैं। जब वे विचार चल रहे थे उसके दिमाग में यूरेनियन बोलती है मैं बता सकती हूँ कि तुम गोस्ट रियल्म से नहीं हो, तुम 7 रियल्म्स में से किसी एक में से हो। क्यों? ये शब्द जियान को फिर से होश में लाते हैं। वो बोलते ओ। यूरेनियन हंस के बोलती है तुम इतनी सरप्राइज मत हो, मैं बस यहाँ पे गैस कर रही हूँ। वैसे हमारा यू सेट भी गोस्ट रियल्म से नहीं है, हमें यहाँ पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि ह्यूमन रियल्म में हमारे लिए और कोई रहने की जगह नहीं रह गई थी, इसलिए हम यहाँ पे सेटल हो गए। भले गोस्ट रियल्म की यात्री जीव वो भटकती हुई आत्माएं हैं। अच्छी बात है कि गोस्ट रियल्म के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं। जब तक हम इंसान बिना डिस्कवर हुए यहाँ पे ब्लेंड हो सकते हैं, मतलब यहाँ के बीइंग्स के साथ घुल मिल सकते हैं, तब तक हमें बहुत परेशानी का सामना नहीं करना होगा। मेरे फादर ने एक बार बताया था कि सिंपलिसिटी असली खुशी इसी में ही होती है। उम्मीद करती हूँ ये चीजें तुम्हारी हेल्प करेंगी। बस इतना कहने के बाद वो जियान के रिप्लाई का बिना इंतजार करते हुए इस डेक से चुपचाप चले जाती है। खासकर उसका फाइनल रिमार्क जो था कि जो आएगा वो आएगा, उसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि काफी कैजुअली बोला गया था, बट जियान इसमें एक अनएक्सपेक्टेड फोर्स को महसूस करता है। वो चुपचाप अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। शब्दों को ऑब्जर्व करते हुए हम उसे अपने रूम में जाते हुए देखते हैं। इस जर्नी के दौरान जियान फोकस करने वाला था अपने स्पिरिचुअल पैलेस और 2 कोर के ऊपर, जिसे डोंगजो कंपटीशन में पहुंचने से पहले ही वो खुद को पीक तक रिकवर करने के साथ साथ और भी इम्प्रूव कर सके। और ऐसा होता भी है। 1 महीना कैसे निकलता है हमें मालूम नहीं पड़ता। एक दिन की बात है जब बेड पे बैठा हुआ जियान अचानक से अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ ऑफ फील हुआ था। वो कहते हैं अब तक हमें डोंगजो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कोई मूवमेंट्स क्यों नहीं दिख रही हैं। ये थॉट्स उसके दिमाग में आई होते हैं तभी से सुनाई दी थी क्रैश की साउंड। स्पेसशिप में एक टेरिफाइंग रिपल फैली थी। हवा को ऐसे झंझनाते हुए महसूस करके जियान तुरंत ही डेक पे अपीयर होता है। यहाँ दोनों यू सिस्टर्स पहले ही खड़ी हुई थी। यूरेनियन अपने कोमल से हाथ को आगे करते हुए बोलती है हम डोंगजो पहुंच गए हैं। ये शब्द जियान के लिए म्यूजिक जैसे थे। बिहू करके बोलते हैं फाइनली। अभी सामने के सिल्वरी स्पेस पोर्टल में से एक इंटेंस हेवन और अर्थ की एनर्जी बाहर आ रही होती है। ऐसा लगता है वर्ल्ड में घुसने की कोशिश कर रही हो। यूरेनियन बोलती है वेयर, स्पेसशिप को एग्जिट की तरफ ले चलो। हम डोंगजो की टेरिटरी में अगर हम बिना सिग्नल के आगे बढ़ते हैं तो वो हमें घुसपैठिए भी समझ सकते हैं। ये वे करके अपनी बॉडी की सिल्वरी एनर्जी को वो स्पेसशिप की कंट्रोल कोर में डालने लगती है। फाइनली रंबल रंबल की आवाजों के साथ वो स्पेसशिप इनके
पैरों के नीचे सिकुड़ने लगता है। ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिल्वर स्क्रोल में जो युवे के हाथ में आ गया था। ये फाइनली डोंगजो के थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए थे। यू रेनन कहती है हमें यहाँ से उड़ के जाना होगा। हमारी यू सिटी का स्पेस चैनल सीधा डोंगजो से कनेक्टेड है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान नॉट करके की फ्लैश में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एक हल्की बज के साउंड के साथ ये स्पेस पोर्टल में से बाहर निकल आते हैं। फाइनली जो चीज उनकी आंखों में आई थी वो आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। एक पल के लिए उस इंटेंस रेडियंस की वजह से इनके सामने तारे घूमने लगते हैं, लेकिन वो क्लियरली सेंस भी कर पाते हैं कि उनके चारों तरफ की स्पेशल फोर्स अब एकदम वैनिश हो चुकी है और उसकी जगह को ले लिया एक रिच वाइब्रेंट स्पिरिचुअल एनर्जी ने, जो इन्हें काफी अच्छा महसूस करवाती है। तीनों में सबसे पहले अपने विजन को हासिल करने वाला जियान था, लेकिन जो उसके सामने आता है वो उसे स्पीचलेस छोड़ देता है। जियान कहते तो ये डोंगजो है। अभी तीनों हवा में सस्पेंडेड होते हैं और इनके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा गोलाकार का ऑल्टर होता है। ये ऑल्टर एक बहुत ऊंचे से पहाड़ के ऊपर बनाया गया था, जिसे अनगिनत एंशिएंट और ऑब्सक्योर रून्स ने घेर रखा था। जियान देख के स्माइल के साथ बोलता है स्पेस फॉर्मेशन। क्या इससे पहले और कहीं देख पाते? इस ऑल्टर के ऊपर एक काम आवाज गूंजती है। अपीयर होता है एक बुड्ढा जिसने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो येलो रोड ओल्ड मैन बोलता है हे मैं हूँ मोयू, स्पेस फॉर्मेशन का गार्डियन। मुझे लगता है आप सब डोंगजो के कंपटीशन की वजह से आए होगे, राइट? जब जियान की नजरें इस मोयू के ऊपर गई थी उसका हार्ट थोड़ा ट्रैम्बल हो जाता है। मन ही मन में कहता है मोयू एक 3 स्टार दोशन अर्ली स्टेज। हालांकि केयूजाई का ये यंचिंग वो भी एक 3 स्टार दोशन लेवल का एक्सपर्ट था, लेकिन इस मोयू को देख के जियान को फीलिंग आती है कि बिना अपने ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करे वो इस बुड्ढे के खिलाफ बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। साफ तौर पे डोंगजो की जो पावर हाउसेस हैं उनकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी कुछ अलग ही स्तर की है। यू रेनन आगे बढ़ के अपने सिर को झुका के बोलती है लॉर्ड मोयू मैं ये सिटी से यू रेनन हूँ। मेरे पिताजी आपके बारे में अक्सर बात करते हैं। यू रेनन के बात करने के तरीके से मालूम पड़ता है कि इनके बीच में कोई न कोई हिस्ट्री जरूर रही है। ये सुन के वो एल्डर मोयू एक स्माइल के साथ बोलता है ओ तुम सेक मास्टर यू की बेटी हो, तुम्हारे फादर कैसे हैं? यू रेन पोलाइट आवाज में बोलती है वो अच्छे हैं, बस पिछले कुछ दिनों से वो काफी बिजी चल रहे हैं, वरना हमारे साथ वो खुद आए होते हैं। मोयू तीनों को देखते हुए हंस के बोलते ही एक अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियन और एक लेट स्टेज में। लगता है इस बार यूसेक सच में प्रिपेयर्ड होके आया है। तुम तीनों आ जाओ, पहले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें रजिस्टर करना होगा। चलो तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करते हैं। कंपटीशन 1 महीने के बाद शुरू होने वाला है। यू रेनन फिर से हाथ कप करके बोलती लॉर्ड मोयू थैंक यू। ये तीनों हवा से नीचे आके मोयू के पीछे पीछे कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन साइट की तरफ जाने लगते हैं। क्या जाने का तो तुम्हारे भाई का भी समय हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें थोड़ा डोंगजो के बारे में मालूम पड़ेगा। हमारा ये वाला एपिसोड काफी लाइट रहा है। अगले कुछ 1-2 एपिसोड्स भी इंट्रोडक्टरी होने वाले हैं। वो कंपटीशन के लिए हमें तैयार कर रहे होंगे। आप इस कंपटीशन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो उसे डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना। साथ में क्या आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है उसके बारे में जिक्र करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल की मेंबरशिप्स खुली हुई हैं। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो आप जरूर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। वहीं पे अगर आप औरों से हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ये चॉइस है आपके हाथ में और ज्वाइन का बटन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा।